नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर की गहरी पड़ताल कर रहे हैं जिसने भारत का नक्शा ही नहीं, उसकी तकदीर भी हमेशा के लिए बदल दी। हम बात कर रहे हैं भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन की। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ तारीखें नहीं बताते, बल्कि एक बहुत बड़ी कहानी सुनाते हैं। जी हाँ। ये कहानी सिर्फ मसालों के व्यापार की नहीं है। इसमें बेहिसाब दौलत की चाहत है, धार्मिक जुनून है और कुछ कंपनियों के देशों से भी ज्यादा ताकतवर बन जाने की कहानी है। बिल्कुल। और सवाल यही है कि व्यापारियों का एक समूह आखिरकार एक पूरे उपमहाद्वीप का शासक कैसे बन गया। चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। आखिर यूरोप के लोग हजारों मील का, वो भी इतना खतरनाक समुद्री सफर तय करके भारत आना ही क्यों चाहते थे? पहली नजर में तो जवाब बड़ा सीधा लगता है, मसाले। हाँ, मसाले एक बहुत बड़ा कारण थे। लेकिन ये सिर्फ खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं था। अच्छा, उस जमाने में फ्रिज तो होते नहीं थे, तो काली मिर्च और लौंग जैसे मसाले मांस को सड़ने से बचाने के लिए बहुत जरूरी थे। दवाइयों में भी इस्तेमाल होते थे। और यूरोप में इनकी कीमत सोने जितनी थी। बिल्कुल, क्योंकि इन पे अरब और तुर्की व्यापारियों का कब्जा था। वो इसे कई गुना मुनाफे पर बेचते थे। तो यूरोपीय शक्तियों के लिए भारत तक सीधा समुद्री रास्ता खोजना एक तरह से कह लीजिए सोने की खदान खोजने जैसा था। मतलब बीच के बिचौलियों को पूरी तरह से हटाना था। लेकिन ये सिर्फ मसालों की बात नहीं थी, है ना? हमारे स्रोत मर्केंटिलिज्म नाम की एक सोच का जिक्र करते हैं। ये क्या था? मर्केंटिलिज्म या वाणिज्यवाद उस दौर की आर्थिक सोच थी। इसका सरल सा मतलब था कि दुनिया की दौलत यानी सोना चांदी वो सीमित है। और अमीर बनने के लिए आपको दूसरों से ज्यादा हिस्सा छीनना होगा। सही पकड़ा। यानी ज्यादा से ज्यादा सामान बेचो, कम से कम खरीदो और सोना अपने देश में जमा करो। भारत उस समय सूती और रेशमी कपड़ों, नील, कीमती पत्थरों का पावर हाउस था। तो यूरोपीय देशों के लिए भारत के साथ व्यापार करना अपनी तिजोरियां भरने का सबसे तेज तरीका था। यहाँ एक और बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। वास्को डी गामा के भारत पहुंचने से भी पहले 1494 में स्पेन और पुर्तगाल ने दुनिया का बंटवारा कर लिया था। हाँ, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस। ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास, बिल्कुल। ये तो सुनने में ही अजीब लगता है कि दो देश बैठे और उन्होंने पूरी की पूरी दुनिया को आपस में बांट लिया। ये उस दौर के यूरोपीय अहंकार को दिखाता है। उन्होंने सचमुच में एक एक काल्पनिक रेखा खींचकर पूरी की पूरी गैर ईसाई दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। इस संधि के तहत पूर्वी गोलार्ध, जिसमें भारत का रास्ता भी शामिल था, वो पुर्तगाल के हिस्से में आया। तो एक तरह से पुर्तगाल के पास भारत के साथ व्यापार करने का पोप से मिला हुआ लाइसेंस था। जी हाँ, और इसमें धर्म का भी एक बड़ा एंगल था, ईसाई धर्म का प्रसार करना। तो मकसद तीन थे: ग्लोरी, गोल्ड और गॉड, यानी शोहरत, सोना और ईश्वर। तो इसी लाइसेंस के साथ सबसे पहले पुर्तगाली आए। वास्को डी गामा 1498 कालीकट पहुंचा। लेकिन वो सिर्फ व्यापार करने नहीं रुके। बिल्कुल नहीं। पुर्तगाली यहाँ 1961 तक रहे, जो किसी भी यूरोपीय शक्ति से ज्यादा है। उनके आते ही हिंद महासागर का पूरा चरित्र बदल गया। जो पहले एक खुला व्यापारिक क्षेत्र था, वो अब नौसैनिक युद्ध का मैदान बन गया। और उनके पहले गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, उनकी एक बड़ी स्पष्ट नीति थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। हाँ, उनका मानना था कि जमीन पर किले बनाने से बेहतर है समुद्र पर कब्जा करो। जो समुद्र का राजा है वही भारत का राजा है। और इसी समुद्री कब्जे को बनाए रखने के लिए उन्होंने काटा सिस्टम शुरू किया। ये था क्या असल में? काटा सिस्टम कह सकते हैं एक तरह की समुद्री गुंडागर्दी थी। ये एक लाइसेंस या परमिट था जिसे पुर्तगाली हिंद महासागर में चलने वाले हर भारतीय जहाज को खरीदने के लिए मजबूर करते थे। हर जहाज को? हर जहाज को। अगर किसी जहाज के पास कार्टाज नहीं होता तो पुर्तगाली उसे या तो लूट लेते या डुबो देते। यहां तक कि मुगल बादशाहों के जहाजों को भी ये खरीदना पड़ता था। ये सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं था, बल्कि यह ऐलान था कि इस समंदर के मालिक हम हैं। तो अल्मीडा ने समुद्र पर ध्यान दिया। लेकिन फिर आए अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, जिन्हें भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का असली संस्थापक कहा जाता है। उनकी रणनीति अलग थी। हाँ, अल्बुकर्क समझ गए थे कि सिर्फ समुद्री ताकत से काम नहीं चलेगा। भारत में अगर टिकना है तो जमीन पर कब्जा करना ही होगा। और उन्होंने 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लिया। बिल्कुल, जो अगले 450 सालों तक पुर्तगाली साम्राज्य का केंद्र बना रहा। अल्बुकर्क की सोच बहुत दूर की थी। उन्होंने पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। मकसद था एक ऐसी मिश्रित आबादी तैयार करना जो पुर्तगाली क्राउन के प्रति वफादार हो।
और उनकी इस ताकत को स्थापित करने में 1509 के दीऊ के युद्ध ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। वो एक निर्णायक लड़ाई थी। एक तरफ पुर्तगाली थे और दूसरी तरफ गुजरात के सुल्तान, मिस्र और कालीकट के जामुरिन की मिली-जुली नौसेना। पुर्तगालियों की जीत ने यह साबित कर दिया कि हिंद महासागर में उन्हें कोई चुनौती नहीं दे सकता। और इसके बाद नूनो दा कुन्हा जैसे गवर्नर्स ने राजधानी कोचीन से गोवा शिफ्ट कर दी। जी, और अपने साम्राज्य को और फैलाया। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर वो इतने ताकतवर थे तो आखिरकार उनकी शक्ति कम क्यों हो गई? वो अंग्रेजों की तरह पूरे भारत पर कब्जा क्यों नहीं कर पाए? देखिए, इसके कई कारण थे। पहला और शायद सबसे बड़ा, उनकी कट्टर धार्मिक नीति। गोवा में उन्होंने जो इंक्विजिशन लागू किया, उसमें स्थानीय धर्मों को दबाने और जबरन धर्मांतरण के लिए बहुत क्रूर तरीकों का इस्तेमाल किया गया। इससे जाहिर है कि स्थानीय आबादी उनसे नफरत करने लगी होगी। बिल्कुल। दूसरा कारण था डच और अंग्रेज जैसी नई और ज्यादा संगठित ताकतों का आना। तीसरा, उनका ध्यान ब्राजील की तरफ ज्यादा हो गया, जो उनके लिए ज्यादा मुनाफे वाला उपनिवेश बन गया था। और भारत में भी तो उन्हें चुनौती मिल रही थी। हाँ, भारत में मराठों जैसी स्थानीय शक्तियों का उदय हुआ। उन्होंने 1739 में पुर्तगालियों से सालसेट और बेसिन जैसे महत्वपूर्ण इलाके छीन लिए। तो पुर्तगालियों ने ब्रूट फोर्स से समुद्र पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन उनके बाद जो ताकत आई उसका हथियार तोप से ज्यादा बही खाता था। हम बात कर रहे हैं डचों की। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। डच ईस्ट इंडिया कंपनी यानी वीओसी 1602 में बनी और ये अपने आप में क्रांति थी। दुनिया की पहली मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन और पहली जॉइंट स्टॉक कंपनी भी। ये क्रांतिकारी विचार था। इसका मतलब था कि अब साम्राज्य विस्तार का जोखिम किसी राजा के खजाने पर नहीं, बल्कि हजारों गुमनाम निवेशकों पर बटा हुआ था। ये पूंजीवाद को साम्राज्यवाद के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का पहला मॉडल था। और इस कंपनी को युद्ध छेड़ने और संधि करने तक के अधिकार थे। जी हाँ, और सिक्के ढालने के भी। तो उनका मुख्य मकसद मुनाफा कमाना था, साम्राज्य बनाना नहीं। शुरुआत में तो यही था। उनका असली ध्यान इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों पर था। भारत उनके लिए उस बड़े व्यापार नेटवर्क का एक हिस्सा भर था। उन्होंने भारत में पुलक्कट, सूरत और बंगाल में चिंसुरा जैसी जगहों पर अपने कारखाने लगाए। और उनका मुख्यालय भी तो भारत में नहीं था। नहीं, उनका एशियाई मुख्यालय बटाविया यानी आज के जकार्ता में था। फिर भारत में उनका खेल कैसे खत्म हुआ? यहाँ 1741 की कोला छेल की लड़ाई का जिक्र है, जो बहुत अहम लगती है। वो एक जबरदस्त मोड़ था। इस लड़ाई में त्रावणकोर यानी आज के केरल के राजा मार्तंड वर्मा ने डच सेना को हरा दिया। ये शायद पहली बार था जब किसी संगठित एशियाई शक्ति ने किसी यूरोपीय शक्ति को इतनी बुरी तरह हराया था। इस हार ने तो उनकी अजय होने की छवि तोड़ दी होगी। बिल्कुल। उनके सैन्य विस्तार के सपनों को चकनाचूर कर दिया। इसके बाद वो भारत में ज्यादा टिक नहीं पाए और धीरे धीरे अंग्रेजों के सामने फीके पड़ गए। आखिरकार 1824 में एक संधि के तहत उन्होंने अपनी सारी भारतीय बस्तियां अंग्रेजों को सौंप दी और अपना पूरा ध्यान इंडोनेशिया पर लगा दिया। तो पुर्तगाली अपनी कट्टरता के कारण कमजोर हुए, डच अपने व्यापारिक फोकस के कारण भारत से बाहर हो गए, और इस खाली जगहों को भरने के लिए आए वो खिलाड़ी जो ज्यादा धैर्यवान, ज्यादा चालाक और आखिरकार ज्यादा क्रूर साबित हुए, अंग्रेज। इनकी शुरुआत भी मर्चेंट एडवेंचरर्स नाम के एक व्यापारिक समूह के तौर पर हुई थी। 31 दिसंबर 1600 महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने उन्हें पूर्व के साथ व्यापार के लिए 15 साल का एकाधिकार दिया। और 1609 में कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचे, लेकिन पहली कोशिश नाकाम रही। हाँ, पुर्तगालियों के दबदबे के कारण उन्हें सूरत में कारखाना खोलने की इजाजत नहीं मिली। तो फिर पासा कैसे पलटा? यहाँ 1612 के स्वाली की लड़ाई का जिक्र आता है। ये एक छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण नौसैनिक झड़प थी। सूरत के पास स्वाली में अंग्रेजों के एक छोटे से बेड़े ने कैप्टन थॉमस बेस्ट की अगुवाई में एक बड़े पुर्तगाली बेड़े को हरा दिया। और इससे मुगल सम्राट जहांगीर बहुत प्रभावित हुए। बहुत ज्यादा। उन्हें लगा कि ये नए व्यापारी पुर्तगालियों की समुद्री दादागिरी का जवाब हो सकते हैं। इसी के बाद 1613 में उन्होंने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला स्थायी कारखाना खोलने का फरमान जारी कर दिया। ये एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत थी। और फिर तो उन्होंने एक एक कर अपने पैर जमाना शुरू कर दिए। मद्रास और बॉम्बे मिलने की कहानी तो बहुत ही दिलचस्प है। बिल्कुल। 1639 में फ्रांसिस डे नाम के एक अंग्रेज ने एक स्थानीय शासक से जमीन का एक टुकड़ा पट्टे पर लिया और वहां फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया, जो आज का चेन्नई या मद्रास शहर है। और बॉम्बे तो दहेज में मिला था। जी हाँ, ये सच है।
1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रागांजा से हुई और पुर्तगाल ने बॉम्बे के 7 द्वीपों को दहेज के तौर पर इंग्लैंड को दे दिया। और राजा ने उसे ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया। हाँ, 1668 में सिर्फ 10 पाउंड सालाना किराए पर। 10 पाउंड, कमाल है। आज के जमाने में तो मुंबई में एक कप अच्छी कॉफी भी नहीं मिलेगी उतने में। यह दिखाता है कि उस वक्त किसी को अंदाजा ही नहीं था कि जमीन का वो टुकड़ा आगे चलकर क्या बनने वाला था। और सबसे बड़ा जैकपॉट तो उनके हाथ बंगाल में लगा। उन्होंने कलकत्ता की स्थापना कैसे की? बंगाल उस समय मुगल साम्राज्य का सबसे अमीर और उपजाऊ सूबा था। काफी कोशिशों के बाद 1690 में जॉब चॉर्नॉक ने हुगली नदी के किनारे सुतानुटी गांव में एक फैक्ट्री की नींव रखी। और फिर उन्होंने आसपास के गांव भी खरीद लिए। हाँ, 1698 में कंपनी ने सुतानुटी और उसके पास के 2 और गांव गोविंदपुर और कलकत्ता की जिम्मेदारी खरीद ली। इन्हीं तीनों को मिलाकर कलकत्ता शहर की नींव पड़ी और वहां फोर्ट विलियम बनाया गया। यहीं पर 1717 के फर्रुखसियर के फरमान का जिक्र आता है, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया है। ये इतना अहम क्यों था? ये कंपनी के लिए गेम चेंजर था। मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने इस फरमान के जरिए कंपनी को बंगाल में सिर्फ 3000 रुपए सालाना के बदले बिना कोई टैक्स दिए व्यापार करने की आजादी दे दी। सिर्फ 3000 रुपए में पूरे बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार? इतना ही नहीं, उन्हें दस्तक यानी पास जारी करने का भी अधिकार मिल गया। ये एक तरह का वीआईपी पास था जो उन्हें टोल फ्री हाईवे पर चलने की इजाजत देता था, जबकि भारतीय व्यापारियों को हर नाके पर टैक्स देना पड़ता था। जाहिर है इसका बहुत दुरुपयोग हुआ होगा और झगड़ा तो होना ही था। बिल्कुल। कंपनी के कर्मचारी अपने निजी व्यापार के लिए भी इन दस्तकों का इस्तेमाल करने लगे, जिससे बंगाल के नवाब को भारी राजस्व का नुकसान हो रहा था। यही टकराव आगे चलकर प्लासी और बक्सर की लड़ाइयों का सबसे बड़ा कारण बना और उसके बाद तो कंपनी व्यापारी से शासक बन गई। लेकिन अंग्रेजों के सामने एक और यूरोपीय चुनौती थी, फ्रांसीसी। वो इस खेल में कब शामिल हुए? फ्रांसीसी थोड़ी देर से आए। उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में बनी और यह अंग्रेजी कंपनी से बहुत अलग थी। इसे फ्रांस के राजा लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट ने बनवाया था, यानी ये एक सरकारी कंपनी थी। तो इसमें नौकरशाही ज्यादा थी? बहुत ज्यादा, और फैसले लेने में भी बहुत देरी होती थी। भारत में उनकी सबसे महत्वपूर्ण बस्ती पौंडीचेरी थी, जो 1674 में बसाई गई। और उनका मकसद भी भारत पर राज करना था, जिसने उन्हें सीधे अंग्रेजों के साथ टकराव में ला खड़ा किया। सही कहा। 18वीं सदी के मध्य में जब मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था, तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों दोनों ने भारतीय रजवाड़ों के अंदरूनी मामलों में दखल देना शुरू कर दिया। इसी दौरान दक्षिण भारत में उनके बीच कर्नाटक युद्ध हुए। डुप्ली जैसे फ्रांसीसी गवर्नरों ने बड़ी महत्वाकांक्षा दिखाई थी। हाँ, लेकिन आखिरकार बेहतर संगठन, नौसैनिक ताकत और ज्यादा संसाधनों के कारण अंग्रेज इस मुकाबले में जीत गए। और आखिर में एक और खिलाड़ी का जिक्र है, डेनिश। उनकी कहानी क्या थी? डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में बनी थी। भारत में उनकी 2 मुख्य बस्तियां थी, तरांकेबार तमिलनाडु में और सेरामपुर बंगाल में। लेकिन वो कभी बड़ी ताकत नहीं बन पाए। नहीं, कभी नहीं। न राजनीतिक न व्यापारिक। सच तो यह है कि वे अपने व्यापार से ज्यादा अपने ईसाई मिशनरी कामों के लिए जाने जाते हैं, खासकर सेरामपुर में प्रिंटिंग प्रेस और शिक्षा के क्षेत्र में उनके काम के लिए। तो उन्होंने अपनी बस्तियां अंग्रेजों को बेच दी? हाँ, वो समझ गए थे कि बड़ी शक्तियों की इस लड़ाई में वो टिक नहीं पाएंगे, तो 1845 में उन्होंने अपनी सारी बस्तियां शांति से अंग्रेजों को बेच दी। तो आज की इस पड़ताल में हमने देखा कि कैसे अलग अलग यूरोपीय शक्तियां अलग अलग रणनीतियों के साथ भारत आईं। पुर्तगालियों ने धर्म और तलवार के जोर पर समुद्री साम्राज्य बनाया। डचों ने विशुद्ध व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया। फ्रांसीसियों ने राजकीय महत्वाकांक्षा दिखाई और अंग्रेजों ने व्यापार, कूटनीति और धोखे का इस्तेमाल करके धीरे धीरे पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जा कर लिया। यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात समझने वाली है वो ये है कि ये सिर्फ देशों के बीच की लड़ाई नहीं थी। ये एक नए तरह के संगठन का उदय था, जॉइंट स्टॉक कंपनी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच वीओसी। हाँ, ये कंपनियां सिर्फ व्यापार नहीं कर रही थी, वे अपनी सेनाएं रख रही थी, युद्ध लड़ रही थी, संधियां कर रही थी और विशाल क्षेत्रों पे शासन कर रही थी। वो कॉरपोरेशन थे जो एक राज्य की तरह काम कर रहे थे। बिल्कुल। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। इन कंपनियों ने जो मॉडल स्थापित किया, एक कॉरपोरेशन जिसके पास राज्य जैसी शक्तियां हों, जो मुनाफे के लिए देशों की नीतियां तक बदलवा सकें, क्या उसका प्रभाव आज भी हमें वैश्विक राजनीति और विशाल बहुराष्ट्रीय निगमों के कामकाज में किसी न किसी रूप में दिखाई देता है? इस पर विचार करने लायक है।